हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में हमने जो .NET 6 की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कंसेप्ट्स को हमने कवर किया और हम कवर करते जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है उसमें आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म का टॉपिक है और मैं हमेशा इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता हूँ। वो है वैलिडेशन का, कि किस तरीके से आप जो है वैलिडेशन कर सकते हैं अपने फॉरम्स के ऊपर सबमिट होते हुए डाटा की। अब वैलिडेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम उसको करना सीखेंगे किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहला मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ जो कि हम बना रहे थे और उसके अंदर फिर मैं वहाँ जाके आपको रनिंग फॉर्म में दिखाता हूँ कि एक्चुअली वैलिडेशन क्या है और वो किस तरीके से हमें सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो प्रोजेक्ट मैंने रनिंग पे लगा दिया है, जैसे ही रन होता है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसके अंदर इसके एडमिन से ऐड पोस्ट के बटन पे जाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन का बटन दबा दिया है और अब मैं यहाँ से न्यू पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और न्यू पोस्ट पे जाकर ये हमारा ऐड न्यू पोस्ट का जो फॉर्म है सामने आ चुका है। मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर जब कुछ भी डाटा लिखे बगैर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, क्या पोस्ट क्रिएट होती है? नहीं, क्योंकि अगर एम्प्टी डाटा के साथ क्रिएट हुई होती पोस्ट तो जब मैं ऑल पोस्ट पे जाकर देखूं तो ये 1 4 6 7 इन पोस्ट के बाद यहाँ पे एक और 8 नंबर पे एक पोस्ट आ जाती जिसमें कुछ भी डाटा शायद नज़र ना आ रहा होता, लेकिन एटलीस्ट आगे एडिट टू डिलीट के बटन नज़र आ रहे होते। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप एम्प्टी इसको रख के क्रिएट पोस्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो पेज रिफ्रेश होकर दोबारा यहीं पे आके खड़ा हो जाता है। पोस्ट तो क्रिएट नहीं होती, लेकिन हमें भी कोई मैसेज नहीं मिलता कि पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं हुई। तो अच्छा चलें, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा डाटा डाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें इमेज भी डाल लेता हूँ और कुछ डाटा डालने के बाद अब मैं क्रिएट करता हूँ पोस्ट की। क्रिएट करने की कोशिश की तो देखें डाटा जो मैंने डाला था वो वहीं का वहीं है। और अगर मैं इससे आल पोस्ट के ऊपर जाकर देखता हूँ दोबारा से एक नए पेज पे खोल के, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट अभी भी क्रिएट नहीं हो सकी, ठीक है। सो द पॉइंट इसकी क्यों क्रिएट नहीं हुई कि मैंने बाकी सारा डाटा तो डाल दिया, अब यहाँ पर मैंने स्लग वाले ऑप्शन पे कोई डाटा नहीं डाला था, मैं डाटा डालना भूल गया था। तो उस एक के रह जाने की वजह से जो हमारा मॉडल है जो डाटा को व्यू से उठा के कंट्रोलर पे लेके जा रहा था वो वैलिडेट नहीं हो सका, और जब वो वैलिडेट नहीं हो सका तो उसने पोस्ट को क्रिएट नहीं होने दिया। अब ये बात जो मैंने बोली है इसको मैं दिखाने के लिए ये एडमिन कंट्रोलर में जाता हूँ और ये देखें ऐड पोस्ट का ये व्यू है। यहाँ से जब हम सबमिट के बटन पे बटन को क्लिक करते हैं तो एक्चुअली हमें कहाँ भेजा जाता है, एडमिन कंट्रोलर के अंदर ऐड पोस्ट के एक्शन के ऊपर। तो एडमिन कंट्रोलर में अगर आप ऐड पोस्ट के एक्शन पे आएँ तो ये देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, कि अगर मॉडल की स्टेट जो है वो वैलिड हो तो ही आप इफ़ की बॉडी में आना और ये सारा का सारा काम करना, यानी कि हमारी इस पोस्ट को सबमिट कराना। और अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी तो हम इफ़ में नहीं आएंगे बल्कि एल्स में चले जाएंगे, इफ़ के अंदर नहीं आएंगे, इस इफ़ को छोड़ देंगे और इफ़ से नीचे ये रिटर्न व्यू का जो ऑप्शन है इससे उसी ऐड पोस्ट वाले व्यू को वापस रिटर्न कर देंगे, यानी कि उसी पेज को दोबारा शो कर देंगे, ठीक है। और अगर पोस्ट ऐड हो गई होती तो हम डायरेक्ट होम कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे चले जाते। तो अब हो क्या रहा है कि जब हम कोई डाटा किसी टेक्स्ट बॉक्स में नहीं डालते या फिर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा नहीं डालते तो हमारी ये इफ़ की बॉडी ट्रू नहीं हो पाती, क्योंकि मॉडल की स्टेट ही वैलिड नहीं होती। जब मॉडल की स्टेट ही वैलिड नहीं होती, इफ़ की बॉडी ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास वही व्यू घूम फिर के दोबारा सामने आ जाता है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि होना ये चाहिए आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रखने के लिए कि जब आप सारा डाटा डाल दो और किसी एक जो है टेक्स्ट बॉक्स में गलती से डाटा डालना भूल जाओ तो और क्रिएट पोस्ट का बटन दबाओ तो फ़ौरन उस टेक्स्ट बॉक्स के इर्द गिर्द किसी जगह पे लिखा हुआ आ जाए रेड कलर में कि जी इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाटा नहीं डाला जिस वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो सका। तो फिर आपको दिख जाए तो बाकी जगहों पर तो डाटा है ही, आप फ़ौरन इस टेक्स्ट बॉक्स में भी डाटा डालो और डाटा डाल के क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसी तरीके से अगर आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल किए बगैर डाटा सबमिट करवाने की कोशिश करें तब भी ऐसा ही होना चाहिए कि पूरे फॉर्म के ऊपर जो है रेड मैसेजेस आ जाएं कि आपने यहाँ भी डाटा नहीं डाला, यहाँ भी नहीं डाला, यहाँ भी नहीं डाला, मतलब जहाँ जाना डाटा आपने डाला। तो इसको हम वैलिडेशन करना कहते हैं। तो अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि हम ये किस तरीके से करेंगे। और
ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये है हमारा एडमिन कंट्रोलर जहाँ पे हमारी ऐड पोस्ट का एक्शन लिखा हुआ है। ये है हमारा व्यू मॉडल जो कि पोस्ट के लिए हमने बना रखा है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पीछे वाले, आप उनको देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यू मॉडल क्या है और उसमें पोस्ट वीएम क्या है, यानी कि पोस्ट व्यू मॉडल हमारा क्या है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा जो ऐड पोस्ट का व्यू है, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जाकर मैंने क्या करना है कि मैंने सिंपली देखें क्या किया हुआ है कि एक कंटेनर बना के उसमें रो बनाई हुई है और उसमें जनाब अली कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस कॉलम के अंदर जाकर इस जगह पर एक डिव लगानी है सिर्फ। ये देखें, ये डिव मैंने लगा दी और इस डिव के अंदर जाके क्या लिखना है, मैंने ASP वैलिडेशन समरी, देखिए मैंने खाली ASP लिखा तो यह आ गया। ASP वैलिडेशन समरी इज़ इक्वल टू ऑल, यानी कि तमाम जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन सब के लिए वैलिडेशन समरी को ऑन कर दो। और अब इसके बाद मैंने क्या लिखना है, क्लास इज़ इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट डेंजर ये मैंने लिख दिया। अब इससे होगा क्या, पहली बात ये कि ये जो हमने वैलिडेशन समरी ऑल यानी कि तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए ऑन की है, इससे तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर में से किसी एक में या फिर तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस में जब डाटा नहीं डाला जाएगा तो उस वक्त उन सब के लिए एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, इसमें भी डाटा डालो, इसमें भी डाटा डालो। और क्लास टेक्स्ट डेंजर जो मैंने लगाई है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। इससे क्या होगा कि जो भी मैसेजेस लिखे हुए आएंगे इस ASP वैलिडेशन समरी ऑल की वजह से, वो सब के सब रेड कलर में लिखे हुए आएंगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट डेंजर लगा दिया और डेंजर का मतलब बूटस्ट्रैप में रेड होता है। तो अब हमने ये जो काम किया है सिर्फ इसी की बेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट को रीरन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा टास्क अचीव हुआ या नहीं, फिर उसके बाद हम इससे आगे की बात करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट रन कर दिया है और जैसे ये प्रोजेक्ट रन होता है तो हम इससे आगे की इसके बारे में बात करते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं एज़ यूजुअल अपने ऐड पोस्ट के बटन पे जाता हूँ। लॉगिन नहीं हूँ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दोबारा एडमिन पैनल में आ गया, न्यू पोस्ट पे गया और न्यू पोस्ट पे जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट पोस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ। मैंने किसी भी जगह पे कोई भी डाटा नहीं लिखा। ओके, ये देखें, मैंने जैसे ही क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया तो जिस जगह पे मैंने डिव लगाई थी वहाँ पर ये देखें कितने सारे मैसेजेस जनरेट हो गए। पहले क्या, द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे डाटा लिखो। दूसरा, द सब टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, स्लग इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, डेट तो हमने दी हुई है क्योंकि वो तो जो है हम नहीं देते, डायरेक्ट आ जाती है, तो यहाँ पर आ ही रही है। फिर उसके बाद कवर इमेज फॉर ब्लॉग पोस्ट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये वाली। अच्छा, इसके बाद कंटेंट इज़ स्लग इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। ये देखिए जी, ये कंटेंट वाला जो था इसके लिए ये आ गया। सो द पॉइंट इसके सब के लिए आपके एरर मैसेज जनरेट हो गए एक छोटी सी डिव लिखने से, यानी कि ये वैलिडेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर एक टाइटल लिख के क्रिएट पोस्ट करता हूँ। ये देखें, अब क्या हुआ कि टाइटल तो मैंने लिखा हुआ है, तो जो टाइटल इज़ रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया, लेकिन बाकी सबके लिए आ रहा है। सो द पॉइंट इज़ कि अब मुझे सबको 1 बाय 1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक स्टेप या एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस तरीके से वैलिडेशन लगा दें। दूसरा तरीका क्या है, अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से बंद करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर जाके ये जो आपका मतलब पहला जो टाइटल है, ये वाली टाइटल को बनाने के लिए जो एक डिव बना रखी है हमने CSS की, जिसमें एक लेबल है, एक इनपुट है, इसके नीचे जाकर मैं एक स्पैन का टैग बनाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ ASP वैलिडेशन समरी फॉर इज इक्वल टू टाइटल। जब मैंने ASP वैलिडेशन समरी फॉर टाइटल लिखा और क्लास क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट डेंजर लगा दिया। और ये देखें जनाब अली, अब ये मैंने काम कर दिया और यही काम मैं सबके लिए कर देता हूँ। ये मैंने पूरी की पूरी जो एक स्पैन बना ली, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये सब टाइटल है तो मैं इसके नीचे लिख कर तो यहाँ पर इसकी जगह सब टाइटल कर देता हूँ। आपने खाली बस थोड़ा सा लिखना होता है, बाकी तो ये आपको खुद ही बहुत ज़्यादा गाइड कर देता है। यही बात है कि ये विजुअल स्टूडियो जो है हमारा, इसको मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी इन्वायरमेंट कहता हूँ। डेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट आपको पता है कि वो तो एम्प्टी हुआ ही नहीं करती यार, तो उसमें आप किस लिए लगाओगे। यहाँ पर आप इमेज के लिए लगाना चाहते हो, ओके वेल यहाँ पे आप इमेज के लिए लगा लें। अच्छा ये लें, और कंटेंट के लिए लगाना है तो अच्छा ये जो आपका टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया के नीचे जाकर यहाँ पर
आप कंटेंट के लिए लगा लें। अभी मैंने सबके लिए लगा लिया है और मैं इसको जाकर रन करता हूँ और रन करने के बाद देखते हैं जनाब अली कि अब हमारी क्या सिचुएशन बन रही है और ये जो हमने स्पैन्स लगाए इनसे हमारी इस वैलिडेशन के काम में क्या चेंजिंग्स आती हैं। ओके, सो मैंने प्रोजेक्ट रन कर दिया। जैसे ही ये रन होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, सो ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसके ऐड पोस्ट के बटन पे लॉगिन करके चला जाता हूँ, यहाँ से ऐसे करके, और अब मैं कोई भी डाटा डाले बगैर मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें जनाब, अब सबके ऊपर आपका वैलिडेशन का मैसेज नीचे शो हो गया और ये ऊपर टॉप वाली देखें कितने जो टॉप पे हमने जो एक समरी वाली लगाई थी वो ओवरऑल समरी भी आ रही है और नीचे आपके वैलिडेशन के मैसेज भी आना शुरू हो गए। अब मैं किसी एक में डाटा दे देता हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए जिसमें मैंने डाटा डाला था उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो गई लेकिन बाकी सब के ऊपर स्टिल आ रही है। तो यानी कि मुझे जब तक मैं सब में डाटा नहीं डाल देता वो आता रहेगा। अगर आप चाहें कि सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले ये ऊपर आ जाएं, नीचे सारा शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टॉप के ऊपर इस तरीके से वो एक डिव लगा दीजिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, तो आप क्या करें कि जो स्पैन्स हैं उनको रहने दें, जो ऊपर टॉप पे डिव लगाई थी उसको हटा दीजिए। मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। ये है वो टॉप वाली डिव, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब इसके डिलीट करने से ये होगा कि जो बाकी स्पैन्स लगाए थे वो तो सही से काम करेंगे, लेकिन ऊपर टॉप पे जो समरी के तौर पे सारी की सारी वैलिडेशंस लिखी हुई आ रही थी वो आना बंद हो जाएंगी। मैंने उस डिव को मिटाकर तो दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कर दिया है और जैसे ही प्रोजेक्ट रन होकर मेरे सामने आता है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। जी, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रन हो चुका है। अब हम यहाँ से दोबारा एडमिन पैनल में चले जाते हैं अपने। इसी पोस्ट को ओपन करके बैक जाके लिंक लाकर ऐड पोस्ट पे मैं जाता हूँ और ऐड पोस्ट पे जाने के बाद न्यू पोस्ट पे जाता हूँ और अब मैं जाके क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब ऊपर समरी तो नहीं आ रही लेकिन नीचे ही आपके पास जो है सारे के सारे जो वैलिडेशन मैसेजेस हैं वो लिखे हुए आ गए हैं। टाइटल के नीचे आ गया है द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द सब टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हर चीज़ के नीचे मैसेज लिखे हुए आ चुके हैं। और ये बड़ा आसान तरीका है वैलिडेशन करने का। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको किसी किस्म की जावास्क्रिप्ट से लड़ाई नहीं करनी पड़ी, आपको किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा। सिंपली आपने स्पैन के टैग को इस्तेमाल करते हुए ये सब काम कर लिया। अब फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे कस्टम मैसेज शो करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड मैंने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली आ गया। द सब टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड ये भी ऑटोमेटिकली आ गया, इसने खुद ही बता दिया कि ये रिक्वायर्ड है, लाजमी है। लेकिन आप इस द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड की जगह फ़र्ज़ करें आप ये लिख के लगाना चाहते हैं प्लीज़ इंटर टाइटल, ठीक है। या अगर आप कोई और मैसेज शो करना चाहते हैं तो वो आप कस्टम मैसेज कैसे लिख सकते हैं, अब हम आगे जाकर इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, सिंपली इस पोस्ट वीएम यानी कि पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर मैं आ चुका हूँ और इस पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर जाकर मैं क्या करूँगा कि मैं जो टाइटल वाली फील्ड है इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाऊंगा जिसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के अंदर जाके मैं लिखूंगा एरर मैसेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दूंगा प्लीज़ इंटर टाइटल। इसी तरीके से सब टाइटल के ऊपर भी मैं यहाँ जाकर लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज़ प्रोवाइड सब टाइटल, ठीक है। इसी तरीके से आप हर चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दो मैंने कस्टम लिख दिए, आप जितने लिखना चाहें लिख लें। हमने जो ये लिखा है प्लीज़ इंटर टाइटल, प्लीज़ प्रोवाइड सब टाइटल, अब हम जाकर देखते हैं कि क्या हमारे ये कस्टम एरर मैसेजेस वहाँ पर जाके शो होते हैं या अभी भी वही जो पुराने वाले थे वो आ रहे हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट दोबारा से रन किया है और अब हम इसके अंदर जाके चेक करते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ से डायरेक्ट एडमिन ऐड पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ और न्यू पोस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके जब मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें
बाकी तो वही आ रहे हैं, स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कवर इमेज फॉर ब्लॉग पोस्ट इज़ रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। बट यहाँ पर देखें, प्लीज़ प्रोवाइड सबटाइटल, प्लीज़ इंटरटाइटल, जो मैंने प्रोवाइड किए थे वो आ गए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत तरीका है, आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए वैलिडेशंस कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको एडिशनली बताने जा रहा हूँ वो आप लाजमी कर लीजिए। वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि करना क्या है। तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में आना है और ये वो आपका एक्शन है जिसके ऊपर आप HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आते हैं जब आप नई पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आपने HTTP पोस्ट के नीचे आपने लिखना है वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। ठीक हो गया। अब इसके ऐड करने से क्या होगा, इसके ऐड करने से ये होगा कि अगर आपके कोई क्रॉस आप ये समझ लें कि एक टर्म होती है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं बहुत डिटेल में तो उसकी नहीं जाने वाला। अगर आपकी इस इस ब्लॉग के ऊपर जो आपका पोस्ट वाला फॉरम है उसके ऊपर अगर कोई क्रॉस साइट रिक्वेस्ट जो है सबमिट कराने की कोशिश करता है, इसको थ्रू इलीगल वेज इसको यूज़ करने की कोशिश करता है, सम काइंड ऑफ हैकिंग अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उससे किसी हद तक महफूज रखने के लिए ये आपके पास वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन का जो आपने ये डाटा एनोटेशन लगाया है ये हेल्प कर रहा होता है। ये एक छोटी सी चीज़ लिखने से आपका बहुत हेल्प हो रही होती है। तो जब आप HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट किसी भी फॉरम पे लेके आ रहे होते हैं, कोशिश ये किया करें उस HTTP पोस्ट के नीचे ये चीज़ को ऐड कर लें। छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी साइट को किसी हद तक जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके फॉरम्स को। तो ये भी आपका एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि वैलिडेशन के अंदर जो है यूज़ हो रहा होता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस लेक्चर में सिखानी थी। आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा होता हूँ, मतलब आप लोग व्यूज़ भी दे रहे होते हो। जो लास्ट लेक्चर है इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग खुद जाकर देखें, मोर देन 200 पीपल उसको देख चुके हैं, लेकिन उस रेशो में आप लोग उन वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, उन वीडियोस पे अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। तो इतनी एफ़र्ट लगा के हम ये वीडियो बनाते हैं, छोटा सा अगर आप एक सेंटेंस के अंदर अप्रिशिएट कर दें, कमेंट कर दें, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है और आपके ये कमेंट्स जो है हमें हेल्प करते हैं यूट्यूब के ऊपर ज़िंदा रहने में। तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड किया करें। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।